हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इस लेक्चर के माध्यम से फंक्शंस चैप्टर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फंक्शंस का कुछ पार्ट 11th क्लास में है, कुछ पार्ट 12th क्लास में है। तो हम लोग पूरा फंक्शंस एक साथ ही कंप्लीट करेंगे। तो जो 11th के टॉपिक्स हैं उन पे 11th प्लस जे लिखा होगा, जो 12th के टॉपिक्स हैं उस पर 12th प्लस जे लिखा होगा। सो फार हम लोग बेसिक मैथ्स कर चुके हैं, हम लोग सेट्स कर चुके हैं, रिलेशंस पूरा का पूरा हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके खुद के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही कि कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली फंक्शन से तो आते ही हैं, चाहे वो डोमेन के हों, रेंज के हों, राइट। इसके अलावा अगर किसी को फंक्शन नहीं आता तो आप ये मान के चलिए उसको कैलकुलस नहीं आता। ठीक है, और कैलकुलस के मोटे मोटे तौर पे 10 चैप्टर जो हैं वो नहीं आते, जो कि बहुत बड़ा पोर्शन है जेई के अंदर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि फंक्शंस नहीं आता तो थोड़ा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी आपको आइडिया नहीं लग पाएगा। ठीक है ना। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नाम का जो चैप्टर है उसमें भी कोई आइडिया नहीं लग पाएगा। सो इस चैप्टर को ना करने से 12 चैप्टर अफेक्ट होते हैं। दैट्स वाई इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसको इसी टाइम पे कराया जा रहा है। ठीक है, तो जितना बखूबी से आप फंक्शन को समझेंगे उतना ईजी होगा आपके लिए कैलकुलस को भी समझना। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं। आज पहले तो फंक्शन का थोड़ा सा ना मैं आपको ओवरव्यू दे दूं ना, ओवरव्यू दे दूं। देखिए फंक्शंस में बेसिकली हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे शुरू से अंत तक। फंक्शन चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूं। एक तो हम लोग पढ़ेंगे भाई फंक्शन क्या होता है, राइट। फंक्शन एज रिलेशन एंड एज अ रूल फॉर डिपेंडेंसी। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, एल्जेब्राइक, नॉन एल्जेब्राइक फंक्शन को हम लोग आइलेट से ग्रुपिंग करते हैं। क्या है ये आइलेट फंक्शंस। और वन एंड ऑन टू फंक्शंस क्लास 12th का टॉपिक है। इवन एंड ऑड फंक्शंस, पीरियोडिक फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शन, राइट। इसके अलावा इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, आइडेंटिकल फंक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स और फंक्शनल इक्वेशंस। तो ये सभी तमाम टॉपिक्स जो है हमको बहुत अच्छी तरीके से जो है कवर करने हैं। इनका लेना देना इस चैप्टर से भी है, जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी लेना देना है, और इनका लेना देना 12 अदर चैप्टर से भी है। ठीक है, सो एक एक करके जो है पूरा तहजीब से। ठीक है, देखिए फंक्शंस में टाइम लगेगा, फंक्शंस में हमको काफ़ी लेक्चर्स करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 तो ये लिखा है। और जब ये आइलेट फंक्शन पढ़ेंगे तो ये भी मतलब आप मान लो 5 लेक्चर्स अलग से इसके भी होंगे। ठीक है ना। सो टोटल कुल मिला के आप 15 लेक्चर्स मान लीजिए आप फंक्शन के। ठीक है, बट उसमें मज़ा आएगा, है ना, कवर करेंगे इसको बेहतरीन तरीके से। सो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए आइए अब फंक्शंस को पढ़ेंगे, राइट। फंक्शन क्या होता है, फील करते हुए चीज़ों को पढ़ेंगे और फील करते हुए अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को करके कॉन्फिडेंस भी गेन करेंगे। ठीक है, और मज़े से, मतलब किसी के चेहरे पे भी एकदम से ऐसे कोई दुख नहीं होना चाहिए ना, एंजॉय करते हुए ना एक एक बात को बहुत ही तरीके से पढ़ेंगे। चलिए, तो फंक्शन क्या है बच्चों। देखिए फंक्शन के बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात जो है वो ये है कि मीनिंग क्या है। अगर हम आम भाषा में भी फंक्शन को इस्तेमाल करना चाहें, आम भाषा में मैं और आप कुछ बात कर रहे हैं और हम लोग फंक्शन को किसी बातचीत में यूज़ करना चाहें, तो ये फंक्शन बेसिकली मतलब क्या है फंक्शन का, है ना। लिटरेचर मीनिंग क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है। मान के चलिए एक सर्कल है और इस सर्कल का जो एरिया है वो इस रेडियस पर डिपेंड करता है। भैया एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। सो इसका मतलब एरिया ऑफ सर्कल डिपेंड्स ऑन रेडियस। एरिया ऑफ सर्कल डिपेंड्स ऑन रेडियस, राइट। एरिया ऑफ सर्कल इज डिपेंड्स ऑन रेडियस। अगर एरिया ऑफ सर्कल डिपेंड्स ऑन रेडियस है, सो मैं कह सकता हूं कि एरिया इज फंक्शन ऑफ रेडियस। एरिया इज फंक्शन ऑफ रेडियस, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल डिपेंड्स ऑन रेडियस को मैं लिख सकता हूं एरिया इज द फंक्शन ऑफ रेडियस। दैट मीन्स एरिया इज द फंक्शन ऑफ रेडियस। इसका मतलब क्या है कि आप रेडियस को बढ़ाओगे घटाओगे तो एरिया भी बढ़ेगा घटेगा। एंड क्लियरली एरिया इज द फंक्शन ऑफ रेडियस। क्लियरली एरिया इज द फंक्शन ऑफ रेडियस, राइट है क्या। ठीक है, तो ऐसे मैथमेटिक्स में क्या होता है, मैथमेटिक्स में we have x and we have y, right। x जनरली जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
एक्स जनरली क्या होता है मैथमेटिक्स में, जनरली एक एक्स वैल्यू होती है, राइट। ये एक्स वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि ये इसको आप चेंज करोगे, लेकिन जो वाई वैल्यू है वो क्या है, वो एक्स पे डिपेंड करेगी। वाई वैल्यू एक्स पे डिपेंड करेगी, और वाई क्या है आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। सो बेसिकली इन मैथमेटिक्स व्हेन वी टॉक अबाउट द फंक्शन, तो एक्चुअली हम किसकी बात कर रहे हैं, देयर इज सम वाई वैल्यू विच इज डिपेंडेंट ऑन एक्स। अब वो कैसे डिपेंड कर सकती है, डिफरेंट रूल से, डिफरेंट रूल से। ऐसा भी हो सकता है कि y जो है वो x+1 हो, यानी कि आप x की कोई वैल्यू लो और y उससे एक ज़्यादा हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है y इज इक्वल टू x², यानी कि आप x की कोई वैल्यू लो और y क्या है उसके स्क्वायर के इक्वल हो जाए, या y x के स्क्वायर +1 के इक्वल हो जाए, राइट। तो यानी y x पे डिफरेंट तरीके से डिपेंड कर सकता है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि y जो है वो 10 की पावर x के तौर पे डिपेंड करे, यानी कि अगर आप x की कुछ वैल्यू ले रहे हो तो y 10 की पावर दैट x वैल्यू आ जाए। तो कहने का मतलब y और x में y x पे डिफरेंट तरीके से डिपेंड कर सकता है, राइट है क्या। और वो जो भी तरीके से डिपेंड करेगा उस चीज को ग्राफिकली हम यहां पे भी शो कर सकते हैं, जैसे y = x+1, अगर आप x को 0 लोगे तो y 1 होगा, x की वैल्यू 1 लोगे तो y 2 हो जाएगा, और इस तरीके से हम लोग y = x+1 का ग्राफ भी प्लॉट कर पाएंगे, हम ग्राफ भी प्लॉट कर पाएंगे, राइट है क्या। सो y x पे डिफरेंट तरीके से डिपेंड कर सकता है, यानी कि डिफरेंट तरीके से फंक्शन बना सकता है, और जो डिफरेंट तरीके से फंक्शन बनाएगा उसका डिफरेंट तरीके से हम लोग एक्स वाई प्लेन पे ग्राफ भी प्लॉट कर पाएंगे, राइट। सो एक तो रूप ये है, एक तो फंक्शन का रूप क्या है, ये है कि भाई फंक्शन को हमने कैसे देखा, एज अ रूल ऑफ डिपेंडेंसी। फंक्शन को हमने क्या देखा, एज अ रूल ऑफ डिपेंडेंसी, कि भाई फंक्शन क्या कैसे फील किया कि दी फंक्शन नथिंग, बेसिकली y जो है अगर x पे डिपेंड करता है तो हम कहेंगे कि y इज द फंक्शन ऑफ x, और वो डिपेंडेंसी डिफरेंट तरीके से हो सकती है, और वो जिस भी तरीके से हो सकती है उतने ही तरीके के फंक्शन हम बना सकते हैं, और उन फंक्शंस को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं ऑन अ ग्राफ पेपर, ठीक है। एक तो ये हुआ। फिर इसका एक पहलू ये है कि जब y फंक्शन ऑफ x हो ही गया था तो इसका मतलब टेक्निकली हम कह सकते हैं कि भाई, कहने का मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x है, तो कहने का मतलब x और fx रिलेशन में हुए। अब ये क्या रिलेशन है कि भैया x से हमको वो वैल्यू मिलती है जो x पे डिपेंड करती है, x से हमको वो वैल्यू मिलती है जो x पे डिपेंड करती है, तो इसका मतलब x और fx का भी एक रिलेशन हो गया। क्या रिलेशन हो गया, ये x है और fx x की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, तो ऐसे एक तरीके से हमको फंक्शन एज अ रिलेशन भी समझ में आता है। किसका रिलेशन भैया, किसका रिलेशन, बेसिकली किसका रिलेशन, अगर टेक्निकली देखो x का y से रिलेशन, क्यों, क्योंकि y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, तो यानी कि फंक्शन हमको एज अ रिलेशन भी मिल जाता है, एज अ रिलेशन भी हम लोग इसको फील कर सकते हैं। किसका रिलेशन भैया, x और y का रिलेशन, क्यों, क्योंकि y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। तो फंक्शन को हम लोग दोनों तरीके से देख सकते हैं, रिलेशन के तौर पे भी देख सकते हैं कि x का y से रिलेशन है, क्यों है, क्योंकि y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, एज अ रिलेशन भी देख सकते हैं, और एज अ रूल ऑफ डिपेंडेंसी भी देख सकते हैं। तो शुरुआत में हमने इस तरीके से देखी थी, फंक्शन एज अ रिलेशन से हमने बच्चों को समझाना शुरू किया था कि देखिए फंक्शन एज अ रिलेशन हम आपको समझाएंगे, एंड लेटर ऑन फिर मैं आपको फंक्शन एज अ रूल ऑफ डिपेंडेंसी और फंक्शन एज अ फॉर्मूले के तौर पे, क्योंकि ये जितने भी रूल ऑफ डिपेंडेंसी हैं y x पे जो डिपेंड कर रहा है, आप कुछ x रख रहे हो, y की वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब एज अ फंक्शन एज अ फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, राइट। तो फिर हम लोग फंक्शन को एज अ डिफरेंट फॉर्मूला, एज डिफरेंट रूल ऑफ डिपेंडेंसी के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, उनके ग्राफ पढ़ेंगे, क्या होता है डोमेन एंड रेंज वो भी पढ़ेंगे फंक्शन के केस में,
ठीक है, तो ये फंक्शन का एक हमने बेसिक ओवरव्यू दे दिया आपको कि भाई फंक्शन है क्या, राइट। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन को, फंक्शन एज अ स्पेशल रिलेशन। तो देखिए भैया बहुत ध्यान से देखिएगा, एक डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, और इस डेफिनेशन में मैं लिखता हूं कि अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज said to be function, एक रिलेशन फ्रॉम सेट, ए रिलेशन R from set A to set B is said to be function if अब if के बाद कंडीशन क्या है, if every element of set A have a unique image, यूनिक मतलब इकलौती, यानी कि सेट ए के हर एलिमेंट की एक इकलौती इमेज होगी, किसमें, सेट बी में। सेट बी में कहता भाई दुनिया में ऐसे रिलेशन को आप फंक्शन कह सकते हो जिस रिलेशन में सेट ए के हर एलिमेंट की एक इकलौती इमेज हो सेट बी में। ठीक है, आइए जरा आपको थोड़ा फील करा देते हैं, थोड़ा सा फील करा देते हैं कौन से रिलेशन फंक्शन होंगे और कौन से रिलेशन फंक्शन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब जरा बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, लेट्स टेक दिस इज अ सेट ए एंड दिस इज सेट बी, 1 2 3 4 5 6, ए सेट बी सेट 1 2 3 4 5 6, ए सेट बी सेट 1 2 3 4 5 6, A set B set 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, कौन से रिलेशन जो है बेसिकली फंक्शन है, मेरे को आप बताइएगा, है ना, कौन से रिलेशन, राइट, और ठीक है, कौन से रिलेशन अब इसमें से आप देखिएगा कौन से रिलेशन फंक्शन है। ठीक है, कौन से रिलेशन फंक्शन है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, लेट्स टेक, मैं इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना दूं। यस, अब देखिएगा बच्चों, पहला रिलेशन हम देखने गए कि क्या ये फंक्शन है क्या। अब देखिएगा, पहला रिलेशन फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि उसने बोला था कि सेट ए के हर एलिमेंट की एक इकलौती इमेज होनी चाहिए, लेकिन यहां पे इसकी कोई इमेज नहीं है, तो इसलिए दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, ये तो रिलेशन फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब जरा आगे आ जाओ, अब उसने कहा भैया सेट ए के हर एलिमेंट की इकलौती इमेज होनी चाहिए, राइट। यहां पे इसकी एक इमेज है, हाँ जी है, लेकिन इस भाई की 2 इमेज है। ओहो हो, इसका मतलब फंक्शन के केस में एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो सकती है, राइट। एक एलिमेंट की कभी भी 2 इमेज नहीं हो सकती है, राइट है, ये हो सकता है। अच्छा, अब यहां देखेंगे बच्चों बहुत ध्यान से, है ना, इसलिए ये भी नॉट अ फंक्शन। क्यों नॉट अ फंक्शन? बिकॉज 2 की 2 इमेज हो गई थी, है ना, दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब यहां पे सेट ए के हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, है ना, हर एलिमेंट की एक इकलौती इमेज होनी चाहिए। इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है। यस, दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन है। ये वाला एलिमेंट की एक ही इमेज है, ये वाला एलिमेंट की भी एक ही इमेज है, ये वाले एलिमेंट की एक ही इमेज है, यानी कि हर एलिमेंट की एक इकलौती इमेज है, तो यानी कि ये भी एक फंक्शन हो जाएगा। कहने लगा सर एक बात तो बताओ, इसकी भी यही इमेज है, इसकी भी यही इमेज है। अरे इसकी भी एक ही इमेज है, इसकी भी एक ही इमेज है, वो बात अलग है कि इसकी एक ही इमेज और इसकी एक ही इमेज सेम है। यानी कि क्या सर फंक्शन में ये अलाउ हो सकता है क्या? यस, 2 एलिमेंट्स पे एक इमेज हो सकती है, 2 एलिमेंट्स पे एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट पे 2 इमेज नहीं हो सकती, राइट। फंक्शन में ये अलाउड नहीं है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा कंक्लूजन करें, कौन से रिलेशन फंक्शन होते हैं, कौन से रिलेशन
फंक्शन होंगे? कौन से रिलेशन फंक्शन होंगे? कौन से रिलेशन फंक्शन होंगे? फंक्शन होंगे, ठीक है। ऐसे रिलेशन जिनकी पहली बात तो जो डोमेन ऑफ द रिलेशन है वो कंप्लीट सेट फर्स्ट होना चाहिए, क्योंकि सेट ए के हर एलिमेंट की एक इकलौती इमेज होनी चाहिए, तो यानी कि कंप्लीट सेट ए होना चाहिए, राइट है क्या? सेट ए के हर एलिमेंट की एक इकलौती इमेज होनी चाहिए, राइट। दूसरा, जो इमेज का पैटर्न है, एक एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, एक एलिमेंट पे दो इमेज कभी नहीं हो सकती, हाँ दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, क्योंकि ये वाली बात इस बात को फुलफिल करती है कि इसकी भी इकलौती इमेज और इसकी भी एक इकलौती इमेज, ठीक है भी? क्लियर है क्या? इसको थोड़ा सा अगर हम लोग थोड़ा नॉन एकेडमिक तरीके से समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई ये ए सेट वाले हैं बाराती, ठीक है, और बी सेट पे है खाने की थालियां, ठीक है। अब बाराती होते हैं, इज्जतदार आदमी, और उनकी वीडियो भी बन रही होती है ना, तो एक तो हर बाराती को खाना मिलना चाहिए, और हर बाराती क्या है, वो एक थाली में खाना खाएगा, ठीक है। ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि भैया दो बाराती एक थाली में खाना खा लेंगे, या एक बाराती अपनी अलग थाली में खाना खा लेगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक बाराती दो दो थाली में खाना खा रहा है, क्योंकि फिल्म बन जाएगी और बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है ना। सो एक बाराती दो थाली में खाना नहीं खाएगा, एक बाराती एक थाली में खाना खाएगा, या फिर दो बाराती मिलकर एक थाली में खाना खाएंगे, है ना। और हर बाराती को खाना मिलना ही मिलना चाहिए, अदरवाइज पंगा हो जाएगा, वो घर जाके कांड कर देगा कि भाई मेरे को खाना नहीं मिला, ठीक है। सो ऐसे करके भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, जब हमने ये देख लिया कि कौन से जो रिलेशन है, ठीक है, वो फंक्शन होते हैं, ठीक है, तो हमने देखा कि यार फंक्शन जो है वो स्पेशल तरीके के रिलेशन होते हैं, और कैसे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव अ यूनिक इमेज इन सेट पी, ठीक है। चलिए, तो ये पूरी बात जानकारी नोट करिए भैया प्लीज, वेरी गुड बच्चों। अब वो कह रहा है कि फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। अब फंक्शन एज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स को वापस से हम एक काम करते हैं, यहां पे जो रिलेशन थे हमारे पास, ये जो रिलेशन थे इनको लिख लें क्या भैया? देखिए, रिलेशंस थे हमारे पास सेट ए टू सेट बी, है ना, सेट ए टू सेट बी, वेयर ए सेट कितना था भैया? इट इज 1 2 3, एंड बी सेट कितना था भैया हमारे पास? 4 5 6, ठीक है। अच्छा, अब मान के चलिए ये चार रिलेशन थे, है ना, दिस इज R1, दिस इज R2, and this is R3, and this is R4, right? So relation as the set of ordered pairs, है ना। So R1 में 1 4 2 6, ठीक है। So R1 relation is 1 4 2 6, relation as the set of ordered pairs। तो आपको बताऊंगा कि कौन से रिलेशन जो है वो फंक्शन है, ठीक है, कौन से रिलेशन फंक्शन है। रिलेशन अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर्स के तौर पे दे रखा है तो 1 4 2 5 2 6 3 5, 1 4 2 5 2 6 3 5, राइट। तीसरा रिलेशन 1 4 2 6 3 5, 1 4 2 6 3 5, 1 4 2 6 3 5, ठीक है, ओके। एंड लास्ट इज व्हाट, सॉरी, इट इज 1 5 2 5 3 6, 1 5 2 5 3 6, 1 5 2 5 3 6, it is 1 5 2 5 3 6। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना स्टूडेंट्स एक बात, क्या स्टूडेंट्स, देखिए कौन से रिलेशन फंक्शन होंगे, तो दो क्राइटेरिया है। रिलेशन, सॉरी, इसमें लिखा ना फंक्शन एज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, तो फंक्शन एज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स में वो कहता है कि भैया हाउ टू आइडेंटिफाई कि विच आर द फंक्शन, हाउ टू आइडेंटिफाई। तो पहली चीज तो ये है कि डोमेन ऑफ द रिलेशन शुड बी इक्वल टू सेट ए, यानी कि ये सेट ए के इक्वल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है भैया? नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब क्या भैया? डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स का अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर्स, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स कैन हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, can have same first element, same first element, no two distinct ordered pairs can have same first element। तो देखिए ये तो फंक्शन इसलिए नहीं है, है ना, ये रिलेशन फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि डोमेन ऑफ द रिलेशन इज नॉट इक्वल टू सेट ए। डोमेन क्या होता है भैया?
सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। सो इसका मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज कि भैया डोमेन इज 1 2 एंड ए सेट इज 1 2 3 विच इज नॉट इक्वल। तो इस वजह से हम लोग इसको फंक्शन नहीं बोल रहे हैं, इस वजह से हम लोग इसको फंक्शन नहीं बोल रहे हैं ना। डिफरेंट कलर का पेन ले लेते हैं बच्चे, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे डोमेन क्या है भैया, अब देखोगे 1 2 3, तो यहाँ पे डोमेन तो क्या है भैया, डोमेन ऑफ रिलेशन तो सेट ए है, ठीक है, क्योंकि 1 भी आ गया, 2 भी आ गया और 3 भी आ गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, क्या दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर्स के सेम फर्स्ट एलिमेंट हैं? सो देखिए यहाँ पे ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स के सेम फर्स्ट एलिमेंट्स हैं। फंक्शन में वो क्या कह रहा है, हाउ टू आइडेंटिफाई रिलेशन एज अ फंक्शन, रिलेशन एज फंक्शन, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से रिलेशन फंक्शन होंगे। कह रहा भैया डोमेन ऑफ द रिलेशन ए सेट होना चाहिए और नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स कैन हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। बट यहाँ पे क्योंकि दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स थे उनके सेम ही फर्स्ट एलिमेंट हो गए, एंड दैट इज वाई स्टूडेंट्स ये रिलेशन फंक्शन नहीं है ना। सो इसका मतलब इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ पे देखेंगे भैया पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या, है ना, दूसरी कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही थी। रिलेशन नंबर 3 में डोमेन क्या है भैया, डोमेन ऑफ द रिलेशन इज सेट ए, यस। दूसरा, क्या दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर्स के सेम फर्स्ट एलिमेंट है, नहीं, किसी भी दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स के सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, तो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो ये हमारा फंक्शन हो गया है, ठीक है। और इस रिलेशन में देखेंगे तो डोमेन जो है वो हमारा, डोमेन ऑफ द रिलेशन इज द सेट ए। डोमेन क्या होता है भैया, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, राइट। एंड क्या किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स के सेम फर्स्ट एलिमेंट है क्या, पहला एलिमेंट किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर में सेम है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी क्वालिफाई हो गई। तो यानी कि ऐसे हम लोग कभी अगर सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स के तौर पे कोई रिलेशन दे रखा है तो हम उसके अंदर से क्या कर सकते हैं, फंक्शन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, फंक्शन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बोलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बोल दो गाइस, ठीक है। तो फटाफट से इतनी जानकारी ये भी नोट करेंगे। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए हालांकि यहां पे हमको ये नहीं बताया गया है कि ये जो रिलेशन है वो किस सेट से किस सेट में है, ये हमको गिवन नहीं है। तो हालांकि टेक्निकली क्वेश्चन में एक पार्ट तो गिवन नहीं है, यानी कि ए सेट गिवन नहीं है, नॉट गिवन, तो उस आधार पे तो हम जज नहीं कर सकते कि कौन कौन से इनमें से फंक्शन है और कौन कौन से नहीं है, है ना। या तो हम कहते हैं कि भाई क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन उसको कहना से बेटर है कि हम लोग ए के आधार पे, यानी कि डोमेन के आधार पे तो फंक्शन को जज नहीं कर रहे हैं। हम लोग किस आधार पे जज करेंगे कि भैया किन्हीं भी दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर सेम ही फर्स्ट एलिमेंट है, सेम ही फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये तो फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे इन दोनों के फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे इन दोनों के सेम फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। बट यहाँ पे देखिए किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स के सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब यही एकमात्र फंक्शन होगा। क्लियर है बच्चों? तो यानी कि हम लोग कभी अगर सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स दे रखा है तो वहां पे हम लोग देख के रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ तक आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि क्या फंक्शन है और क्या फंक्शन नहीं है। एटलीस्ट रिलेशन की टर्म्स में अगर हम लोग बात करें तो हम रिलेशन के अंदर से तो ये निकाल सकते हैं कि कौन से रिलेशन फंक्शन है और कौन से रिलेशन फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो एक बार अगर क्विकली रिवाइज करना चाहें तो हमने यहाँ पे आपको फंक्शन का ओवरव्यू दिया था एज अ रूल ऑफ डिपेंडेंसी एंड एज अ रिलेशन एज वेल। फिर हमने कहा था कि भैया कौन से रिलेशन फंक्शन है जिसमें कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव अ यूनिक इमेज इन द सेट बी। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि अगर हम रिलेशन को सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स रखते हैं तो डोमेन ऑफ द रिलेशन पहला सेट होना चाहिए और नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स कैन हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? और उसके बाद हमने ये क्वेश्चन भी किया है। यहाँ तक की बात मुझे लगता है किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। है क्या भैया, प्रॉब्लम है क्या किसी को? चलिए चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आइए आगे चलते हैं। फंक्शन एज द फॉर्मूला और द रूल फॉर डिपेंडेंसी, ठीक है। सो जनरली देखिए मैंने अभी आपको ये बात ऑलरेडी मैं हालांकि बता चुका हूं,
कि फंक्शन एज फॉर्मूला और रूल ऑफ डिपेंडेंसी, मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ है ना, if y depends on x, if y depends on x, right, if y depends on x, then we can say कि भैया y is the function of x, right? अच्छा, where y and x क्या है भैया? y क्योंकि डिपेंड कर रहा है किस पे? x पे, तो x तो किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो x तो इंडिपेंडेंट है, राइट? सो x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट? और y किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों? x पे डिपेंड कर रहा है, तो y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना? तो बेसिकली फंक्शन इज द ऑल्सो द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इनके बीच में जो रिलेशन है वो भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फंक्शन है ना? सो इफ y डिपेंड्स ऑन x देन y इज कॉल्ड एज, है ना, बल्कि और प्रिसाइजली लिखेंगे कि इफ y डिपेंड्स ऑन x then y is said to be function of x, and mathematically we can write, ठीक है, mathematically हम लोग क्या लिख सकते हैं? mathematically we can write what we can write बच्चों, कि y is the function of x, ठीक है? अच्छा, अब स्टूडेंट्स y x पे कैसे कैसे डिपेंड कर सकता है, ठीक है ना, ये हमको देखना पड़ेगा। y x पे कैसे कैसे डिपेंड करता है। सो इन जनरल बच्चों हम लोग जो फंक्शंस को स्टडी करते हैं वो स्टडी करते हैं रियल फंक्शंस। हम लोग जो फंक्शंस को स्टडी करते हैं वो क्या होता है? रियल फंक्शन होता है। रियल फंक्शन में बेसिकली जो डोमेन है, राइट, और जो कोडोमेन है वो दोनों ही रियल नंबर्स या उनके सबसेट होते हैं। रियल नंबर्स या उनके सबसेट होते हैं, मतलब डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर और या उसके सबसेट होंगे। सो व्हाट आर द रियल फंक्शंस इन विच द डोमेन एंड कोडोमेन आर है ना, डोमेन एंड कोडोमेन आर either set of real numbers or either set of real numbers or their subset ठीक है? सो देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, एफ आर टू आर, तो हमने एक फंक्शन लिया, लेट्स से एफ एक्स। नाउ ये जो वैल्यू है एफ एक्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है? x पे डिपेंड कर रही है ना। फंक्शन ऑफ x किस पे डिपेंड करेगा? फंक्शन ऑफ x पे डिपेंड करेगा। सो यहाँ पे लेट्स से किस तरीके से डिपेंड कर रहा है? लेट्स से इस तरीके से डिपेंड कर रहा है कि आप अगर x लोगे तो fx की वैल्यू x स्क्वायर आएगी, राइट? भाई फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या है? x स्क्वायर है, ठीक है? सो बेसिकली बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस इज व्हाट वी कैन से, इट्स अ फंक्शन fx इक्वल टू x स्क्वायर, यानी कि देयर इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि a value, अब देखिएगा बहुत ध्यान समझिएगा, a value y which is nothing but a function of x, किस हिसाब से? इस हिसाब से, x स्क्वायर के हिसाब से। एंड दैट्स वाई हम लोग fx और y को सेम ही बात कहते हैं, क्योंकि y और fx सेम ही बात है, राइट? क्योंकि y इज द फंक्शन ऑफ x एंड फंक्शन ऑफ x इज व्हाट? x स्क्वायर, राइट? सो बेसिकली y इज द फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या है कि y डिपेंडेंट ऑन x, और किस हिसाब से? इस हिसाब से। आई बात समझ में? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर ये कभी आप y लिखते हो कभी fx लिखते हो, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है कि y एक क्वांटिटी है जो x पे डिपेंड करती है, यानी कि y इज द फंक्शन ऑफ x। अब किस हिसाब से डिपेंड करती है? इस हिसाब से डिपेंड करती है। जो रूल ऑफ डिपेंडेंसी है वो ये है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कि अगर आप x लोगे तो x स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास y आएगा, राइट है क्या? सो दिस इज हाउ वी रीड द फंक्शन एज अ फॉर्मूला। नाउ अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि r इंटू आर, इसका मतलब क्या है कि अगर f जो है वो बेसिकली r टू r है, सो टेक्निकली f इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ r क्रॉस r, यानी कि f के अंदर ऐसे x और y होंगे जो किससे बिलोंग करेंगे? बेसिकली r क्रॉस r से। और r क्रॉस r क्या है? इट इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द xy प्लेन, set of all the points on the xy plane। अब set of points on the xy plane का मतलब क्या है? That is a graph, the curve, ठीक है? फिर से बताता हूं
कि देखिए भैया FR2R था, यानी कि फंक्शन जो है रियल नंबर का रियल नंबर से था, तो इसका मतलब फंक्शन कहीं ना कहीं सबसेट ऑफ R इंटू R होगा, यानी कि फंक्शन के अंदर जितने भी एक्स वाई होंगे, है ना भैया, जितने भी एक्स वाई होंगे भैया, हर एक एक्स के लिए आपके पास एक वाई आएगा। सो फंक्शन के अंदर जितने भी एक्स वाई होंगे वो R क्रॉस R के सबसेट होंगे, यानी कि एक्स वाई क्या होगा, बेसिकली R क्रॉस R का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन, और उसी में से कुछ एक्स वाई जो है, जैसे अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो x की वैल्यू अगर मैं 0 लूंगा तो y की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। x की वैल्यू मैं 1 लूंगा तो y की वैल्यू 1 आएगी, राइट। x की वैल्यू मैं अगर 2 लूंगा तो y की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। सो इस तरीके से x की वैल्यू मैं -1 लूंगा तो y की वैल्यू भी +1 आएगी, ठीक है। एंड ऐसे करके ये सारे के सारे, x की वैल्यू मैं -2 लूंगा तो y की वैल्यू +4 आएगी, और ऐसे करके, ठीक है, ये सारे के सारे एक्स वाई को मिला के मेरे को क्या मिलेगा, इस फंक्शन का ग्राफ मिलेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ग्राफ ऑफ द फंक्शन, इट इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ये ग्राफ ऑफ द फंक्शन है। क्लियर है क्या, ये बात क्लियर है क्या सभी को, जल्दी से बताइएगा। हमने कुछ भी नहीं बोला आपसे, हमने बोला कि भाई अगर y डिपेंड्स ऑन x है देन y इज सेट टू बी द फंक्शन ऑफ x, एंड देन वी विल मैथमेटिकली राइट y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। अब फंक्शन में भी हम लोग कौन से फंक्शंस की बात कर रहे हैं, रियल फंक्शन, क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे हैं फंक्शन की तो हमको ये बताना पड़ेगा कि बेसिकली किस सेट के एलिमेंट्स का किस सेट के एलिमेंट से रिलेशन है, क्योंकि अगर देखा जाए y अगर x पे डिपेंड कर रहा है तो x की वैल्यू भी कहीं से आएगी और y की वैल्यू भी किसी सेट से आएगी, तो जहां से x की वैल्यू आ रही है और जहां से y की वैल्यू आ रही है, ये सेट्स दोनों के दोनों हमको डिफाइन करने पड़ेंगे, एंड दैट इज वाई हम लोगों ने रियल फंक्शंस नाम की जो है चीज डिफाइन करी। रियल फंक्शंस आर नथिंग बट डोमेन और कोडोमेन आर ईदर सेट ऑफ रियल नंबर्स और देयर सबसेट, ठीक है भैया। अब जब इतनी बात हो गई, जब हमारे पास ग्राफ ऑफ दी फंक्शन आ गया है, तो अब इस बात को चाहे हम लोग हटा भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली बात आती है कि देखिए अगर हम टेक्निकली बोलें तो व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज कोडोमेन एंड व्हाट इज रेंज इन केस ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या डोमेन होगा और क्या रेंज होगी और क्या कोडोमेन होगा, ठीक है, क्या कोडोमेन होगा, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए कोडोमेन तो सिंपल है, सेकंड कंप्लीट सेट इज कॉल्ड एज कोडोमेन, ये तो अपन ने देख के ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब व्हाट इज रेंज बच्चों, अब देखिएगा बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा। थोड़ी देर के लिए, क्योंकि y वैसे भी x पर डिपेंड ही कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे ना लिख के मैं टिपिकली ऐसे ही लिख दे रहा हूं, राइट, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, बेसिकली y इज द फंक्शन ऑफ x और इस हिसाब से डिपेंड कर रहा है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। टेक्निकली अगर कोई मुझे बताए कि इस पर्टिकुलर में इनपुट क्या डलेगा, इसमें इनपुट क्या डलेगा, x डलेगा, और आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा, y मिलेगा। इनपुट कहां से आएगा, यहां से, आउटपुट कहां मिलेगा, यहां पे मिलेगा, यही बात होगी। तो बेसिकली हम कहते हैं कि डोमेन क्या होता है, डोमेन देखिए डोमेन होता है सेट ऑफ इनपुट्स, यानी कि वो x की तमाम वैल्यू जो हम फंक्शन के अंदर डाल सकें, पर ऐसे नहीं डाल सकें कि कुछ भी आया मन में डाल दिया, राइट है क्या। मान लो कोई इन्फिनिटी डालने लगा तो इन्फिनिटी रियल नंबर थोड़ी होता है, सो इनपुट भी वो डालना है जिसके हिसाब से जो आउटपुट आए वो भी आपके कोडोमेन में बिलोंग करना चाहिए। सो डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ इनपुट, या फिर वी कैन से set of values of x, set of values of x at which function is defined, at which function is defined, यानी कि फंक्शन डिफाइंड होने का मतलब क्या है कि भैया फंक्शन भी एक रियल आउटपुट दे, रियल नंबर आउटपुट दे, तभी तो वो अपने कोडोमेन में बिलोंग करेगा। सो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। रेंज क्या होता है भैया, रेंज होता है सेट ऑफ आउटपुट्स, यानी कि y की जो वैल्यू हमें मिलेंगी, है ना, सेट ऑफ आउटपुट्स और इमेजेस
क्योंकि बेसिकली अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि अगर बेसिकली y इज द फंक्शन ऑफ x, तो इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन वी से कि x का y से रिलेशन है ना भैया। x कुछ होगा तब हमें कुछ एक y मिलेगा अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। तो हम कहेंगे कि यार x जो है, y क्या है, वो इमेज ऑफ x है, y है इमेज ऑफ x, और x क्या है, प्री इमेज ऑफ y, प्री इमेज ऑफ y, ठीक है ना। तो डोमेन को हम क्या भी सकते हैं कि सेट ऑफ प्री इमेजेस भी बोल सकते हैं ना, सेट ऑफ प्री इमेजेस भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए, तो रेंज क्या होता है, सेट ऑफ आउटपुट और इमेज, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y obtained by putting all x values from domain, all x values from domain, ठीक है ना। अभी आगे चल के हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना, आगे चल के हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। तो यानी कि डोमेन क्या है कि हम लोग x की जो जो वैल्यूज इसके अंदर डाल सकते हैं जिससे कि फंक्शन डिफाइंड रहे, वो सारे के सारे x एलिमेंट्स एक साथ मिला के डोमेन बन जाएंगे। और जो भी हमें आउटपुट मिला, जो भी हमें y की वैल्यू मिली एज एन आउटपुट, उन सभी का सेट क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। एंड कोडोमेन इज नथिंग बट द कंप्लीट सेकंड सेट इज कॉल्ड एज कोडोमेन। अच्छा, अब धीरे धीरे अगर मान के चलो यहीं पे ये एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर मुझे इसी फंक्शन की डोमेन और रेंज चाहिए होगी, सो आपको दो तरीके से सोचना है, ठीक है, आपको दो तरीके से सोचना है। मान के चलो इसी सेम फंक्शन की, यही सेम फंक्शन जो है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे सेम इसी फंक्शन की, मान के चलिए क्या चाहिए, मुझे इसी फंक्शन की डोमेन और रेंज दोनों चाहिए। मान लेते हैं मुझे इसी फंक्शन की डोमेन और रेंज दोनों चाहिए, तो क्या करेंगे भाई, तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भैया, मुझे इसी फंक्शन की डोमेन और रेंज चाहिए। तो हम लोग मन मन में देखेंगे कि यार x की तो सर जी कुछ भी रियल नंबर वैल्यू लिख दो, आप 2000 डालोगे तो आपको 2 दूनी 4 और उसके बाद 1000 इंटू 1000 कर देंगे। सर आप 100 डालोगे तो आपको 10,000 मिल जाएगा, ठीक है, आप -100 डालोगे तो भी आपको 10,000 मिल जाएगा। तो यानी कि सर x की तो आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, कोई भी रियल नंबर वैल्यू। हाँ, तो फिर आप मेरे से कहोगे, मैं कहूँगा ठीक है भाई, ठीक है, डोमेन में तो आप x की कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। फिर आप रेंज की बात करोगे तो आप कहोगे कि सर देखिए एक्स स्क्वायर जिंदगी में ना, जब आप x की कोई भी वैल्यू डालोगे तो कभी भी एक्स स्क्वायर जो है, यानी कि जो y की वैल्यू मिलेगी, वो आपको नेगेटिव नहीं मिल सकती, क्योंकि किसी भी चीज़ का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बट नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप कहोगे कि सर ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, नेगेटिव रियल नंबर्स आपको कभी भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको डोमेन और रेंज को लिख सकते हो, ठीक है। और आगे चल के तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे डोमेन और रेंज के ऊपर। लेकिन अब स्टूडेंट्स बहुत ही ज़रूरी बात ये आती है कि और किस तरीके से हमको डोमेन और रेंज देखने को मिल सकता है। तो आइए मैं आपको अगले पेज पे लेके चलता हूं, क्योंकि फिलहाल इस पेज पे बहुत ज़्यादा बातें हम लोग लिख चुके हैं। प्लीज़ फटाफट से प्लीज़ 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 नोट कर लीजिए इसको, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो जो अभी हम लोग पीछे पढ़ रहे थे, ठीक है, तो भाई हमने बेसिकली y का वैल्यू बेसिकली नथिंग बट डिपेंडेंट ऑन x, और किस हिसाब से, इस हिसाब से डिपेंड कर रहा था, ठीक है। दिस वाज आवर फंक्शन, हमने इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया था, और आगे चल के हम लोग बहुत टाइप के फंक्शन, बहुत सारे टाइप के फंक्शंस, उनके ग्राफ और डोमेन और रेंज सब पढ़ेंगे। सो ये फंक्शन का ग्राफ हमारे पास आ गया था कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से आ गया था, ठीक है। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। अब डोमेन और रेंज के लिए हमको फील करना पड़ा था कि सर डोमेन में तो हम लोग ऑल रियल नंबर्स डाल सकते हैं, जिससे कि फंक्शन का जो आउटपुट आएगा वो हमेशा एक रियल नंबर आएगा। सो दैट इज एन एनालिसिस प्रोसेस, है ना, दिमाग में हमको सोचना पड़ रहा है ना, और उसके बाद हम लोग जवाब दे रहे हैं। फिर रेंज की बात आई, तो रेंज में भी हमने सोचा कि सर एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव वैल्यू तो नहीं देगा, 0 दे सकता है भाई, एक्स की वैल्यू 0 लोगे तो वाई की वैल्यू 0 आ सकती है, वाई पॉजिटिव हो सकता है, बट
y नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आपने डोमेन और रेंज उस हिसाब से बताई, आपने डोमेन और रेंज उसी हिसाब से बताई, ठीक है ना। आपने डोमेन क्या बताई भैया, ऑल रियल नंबर्स, और रेंज क्या बताई, रेंज क्या बताई भैया, 0 to infinity। और मैंने आपको ये भी बताया कि डोमेन इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x जिस पे फंक्शन डिफाइन हो सके, ठीक है। अच्छा, सेट ऑफ ऑल द इनपुट्स। अब एक दूसरा तरीका भी है डोमेन को एनालाइज करने का, अगर आपके पास ग्राफ है तो। सो प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ, प्रोजेक्शन समझते हो ना, प्रोजेक्शन आप ये मान लो परछाई, ठीक है ना, परछाई मान लो, ठीक है। आप समझते हो प्रोजेक्शन क्या होता है, अ पैरेलल लाइट रेज, है ना, अ बीम ऑफ पैरेलल रेज, ठीक है, ऐसे मान लो आप। सो अगर आप ऐसे वर्टिकल लाइट बीम्स मारते हो, ठीक है ना, तो देखो आपका जो प्रोजेक्शन है ग्राफ का वो कैसा बन रहा है। तो देखो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस कवर हो जाएगा, कहीं ना कहीं पूरा एक्स एक्सिस कवर हो जाएगा। सो इसका मतलब यही हमारा क्या है, डोमेन है, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस। सो डोमेन को हम लोग कैसे भी परसीव कर सकते हैं, डोमेन को हम लोग कैसे भी परसीव कर सकते हैं, इट इज प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे ग्राफ का प्रोजेक्शन, ऐसे भी देख सकते हैं। सो देखिए सारे के सारे रियल नंबर्स, देखिए ये 0, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये एक्स डैश, ये नेगेटिव इन्फिनिटी। सो सारे के सारे रियल नंबर्स क्या हो गए भैया, कवर हो गए, राइट। अच्छा, अब रेंज की बात करते हैं। तो अब यही लाइट रेज आप ऐसे मार के चलिए, तो आपको पता चलेगा कि यार इस ग्राफ की परछाई ऑन दी वाई एक्सिस यहां से शुरू होगी और ये कवर करेगा वो, राइट, यानी कि 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। कभी भी नेगेटिव साइड पे कोई भी इमेज नहीं बनेगी, यानी कि नेगेटिव साइड पे कोई भी जो जिसको बोलते हैं नेगेटिव साइड पे कोई परछाई नहीं मिलेगी। यानी कि आप समझिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर आप राइट साइड से डालते हैं सो ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, राइट, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, है ना। इधर साइड पे कोई परछाई आ रही है क्या, अगर आप साइड से टॉर्च मारते हैं तो क्या यहां पे कोई परछाई आएगी क्या, नहीं आएगी, राइट। सो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि रेंज इज ऑल्सो द प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस। अच्छा, एक चीज है बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब हमने आपको डोमेन और रेंज की काफी डेफिनेशन लिखवा दी, काफी डेफिनेशन लिखवा दी। देखिए डोमेन और रेंज की मैंने आपको काफी डेफिनेशन लिखवा दी। मैंने आपको ये भी दिखवा दिया डोमेन प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, डोमेन का मैंने ये भी बता दिया इट इज सेट ऑफ इनपुट्स, राइट। और डोमेन में मैंने ये भी बता दिया कि क्योंकि भैया हम लोग फंक्शन को एज अ रिलेशन जब देखते हैं तो x का y से रिलेशन, ठीक है ना, और y को हम लोग इमेज बोलते हैं और x को क्या बोलते हैं, y को बोलते हैं इमेज ऑफ x, और x को क्या बोलते हैं, प्री इमेज ऑफ y, प्री इमेज ऑफ y। तो इस हिसाब से हम लोग सेट ऑफ प्री इमेजेस भी बोल सकते हैं। और एक डेफिनेशन तो हमने और लिखी कि भैया सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो मैंने आपको, ठीक है, मैंने आपको जो है 4 तरीके से मैंने आपको चीजें बता दी हैं, 4 तरीके से चीजें बता दी, ठीक है ना। यहां पे भी मैंने आपको रेंज कैसे बता दिया, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस, राइट। इसके अलावा सेट ऑफ आउटपुट्स भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ आउटपुट्स भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ इमेजेस भी लिख सकते हैं। और कोई बच्चा अगर ये पूछ रहा हो मेरे से कि सर रिलेशन में तो आपने डोमेन और रेंज बोला था, डोमेन को बोला था सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, अरे बाबा फर्स्ट एलिमेंट का मतलब क्या है, सेट ऑफ प्री इमेजेस ही तो हो गया भाई। पहला एलिमेंट क्या है, पहला एलिमेंट प्री इमेज ही तो होता है, तो वही तो बात हो गई सेट ऑफ प्री इमेज। अरे प्री इमेज पहले स्थान पे तो आता है, तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ही तो हो गया, ठीक है ना। हाँ, सो सेट ऑफ इमेजेस। इसके अलावा सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y या सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, और वी कैन ऑल्सो से सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ fx, ठीक है ना। हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्योंकि y और fx सेम ही बात है, y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है, ठीक है ना।
सो वाई और एफ एक्स सेम ही बात हो गई। सो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई और एफ एक्स, ठीक है ना, बस डेट्स इट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। सो हमने आपको डोमेन 4 तरीके से लिखवाया और रेंज भी आपको 4 तरीके से लिखवाया। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन की डोमेन के ऊपर सवाल कैसे होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन के ग्राफ कैसे ड्रॉ होते हैं, ये सब ही तो पढ़ना है ना, यही तो पढ़ना है भैया, यही तो पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा इसमें एक सेकंड चीज भी है, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन कुछ नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है क्लास के स्टूडेंट्स का उनके रोल नंबर से है ना। जब आप कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं, तो उधर डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस आप खुद से भी बनाएंगे, ठीक है ना। सो ऐसे में क्या है कि भैया हम लोग कुछ इनपुट डालते हैं और कुछ डिफरेंट आउटपुट्स निकलता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे इनपुट और आउटपुट को डिफाइन करना पड़ता है, उस हिसाब से आप उधर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन बनाओगे। बट वन ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन ऐसे भी हो सकता है कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है भैया, कि भैया आपने बच्चे का नाम डाला, ठीक है ना, और उसका रोल नंबर जो आएगा वो तो एक रियल नंबर ही होगा ना, वो तो एक रियल नंबर ही होगा ना। सो बेसिकली रियल वैल्यूड फंक्शन में होता क्या है, उसमें एक बात तो डन है, रियल वैल्यूड फंक्शन में एक बात तो डन है। क्या डन है कि भैया उसमें जो कोडोमेन है राइट, वो ऑलवेज रियल नंबर होगी। बाकी ए सेट किसी भी चीज का सेट हो सकता है, इट कुड बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, इट कुड बी द सेट ऑफ एनीथिंग, ठीक है ना। तो रियल वैल्यूड फंक्शन में जो वैल्यू आती है, फाइनल वैल्यू आती है, वो हमेशा रियल नंबर होनी चाहिए। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रियल वैल्यूड फंक्शन, है ना। इसको इसलिए हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। मुझे लगता है कि इतनी जानकारी सभी को प्रॉपर्ली समझ में आ गई होगी। तो यहां तक उम्मीद करता हूं चीजें आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर होंगी। चलिए, तो एक बात आपको और थोड़ा सा फील करने की नीड है, यहीं ये फंक्शन जब हमने डिफाइन किया था तो ये फंक्शन रियल फंक्शन था, यानी कि रियल टू रियल फंक्शन, और ये जो है हमारा कोडोमेन था। अच्छा, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे, जरा एक बात समझेंगे। आपको तो पता ही है ना, क्या पता है कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, लेट्स से मैंने अगर इसको ऐसे लिख दिया, ये जो फंक्शन मैंने इसको अगर ऐसे लिख दिया, तो आपको तो पता ही है कि इस फंक्शन में जो इनपुट है वो x है, और वो कहां से आना है, यहां से आना है, और आउटपुट क्या है भैया, y है, वो कहां मिलेगा हमें, इसमें मिलेगा। और अभी आपने सर कहा कि सेट ऑफ आउटपुट्स रेंज होता है, तो यानी कि जितने भी आउटपुट होंगे वो इस सेट के अंदर मिलेंगे, यानी कि सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स यही सेट होगा। लेकिन इसको तो आप कोडोमेन कह रहे हो और सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स को आप रेंज कह रहे हो, ये क्या लफड़ा है सर? अरे ब्रो मेरी बात सुन, सारे आउटपुट इसमें बिलोंग करेंगे, लेकिन ये बात कहां से आई कि सारे आउटपुट्स को मिला के ऑल रियल नंबर्स बन जाएगा? हमारे यहां पे सारे आउटपुट्स मिला के तो ऑल रियल नंबर बन नहीं रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे आउटपुट्स को मिला के वो कोडोमेन का एक सबसेट होगा, यानी कि जो रेंज है वो कोडोमेन की एक सबसेट होगी। रेंज कोडोमेन के इक्वल भी हो सकती है। मान के चलिए यहां पे हम लोग कोडोमेन ऐसे लिख देते, तो अब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाता, अब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाता, राइट। बट ऐसा तो है नहीं। तो इस सिचुएशन में तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहां पे जो मेरी रेंज है वो कोडोमेन की सबसेट है, वो रियल नंबर्स का सबसेट है। तो यानी कि एक बात और इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए कि रेंज जो है हमेशा जिंदगी में या तो सबसेट ऑफ कोडोमेन होगा या फिर उसके इक्वल भी हो सकता है। और रेंज जब कोडोमेन के इक्वल होता है तो उस टाइम पे फंक्शन को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं, वो आगे चल के हम लोग उसका जिक्र करेंगे, ठीक है। क्लियर है क्या? तो मुझे लगता है कि यहां तक सभी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक क्विक रिवीजन हो जाए क्या? चलिए अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं।
यहाँ पे मैंने आपको फंक्शंस का ओवरव्यू बताया, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे जब एरिया रेडियस पे डिपेंड कर रहा था तो एरिया फंक्शन ऑफ रेडियस हो गया था, और क्योंकि एरिया रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया इज द फंक्शन ऑफ रेडियस है, तो कहीं ना कहीं एरिया और रेडियस का एक रिलेशन भी समझ में आता है। तो फंक्शन को हमने एज अ रूल ऑफ डिपेंडेंसी और एज अ रिलेशन दोनों तरीके से देखा। फिर हमने ये भी बताया कि भाई कौन से रिलेशन जो हैं वो फंक्शन के लिए क्वालिफाई होते हैं। फिर हमने रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख के देखा और हमने देखा कि भैया कौन से, अगर रोस्टर फॉर्म में रिलेशंस गिवन है तो क्या चेक करते हैं हम लोग सो दैट हम उसको फंक्शन के लिए क्वालिफाई कर सकें। तो उसमें हमने देखा कि भाई डोमेन ऑफ द रिलेशन फर्स्ट सेट होना चाहिए और कोई भी दो अलग ऑर्डर्ड पेयर्स का सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। फिर कुछ क्वेश्चन भी किए हमने, एंड देन फिर हम लोग जब रूल ऑफ डिपेंडेंसी पे आए तो हमने सबसे पहले एक टाइप ऑफ फॉर्मूला क्रिएट किया, एक टाइप ऑफ रूल क्रिएट किया कि यार x की y की वैल्यू x पे कुछ इस तरीके से डिपेंड कर रही है और बहुत तरीके से डिपेंड कर सकती है, और जितने तरीके से डिपेंड कर सकती है उतने तरीके से फंक्शन बनाए जा सकते हैं, और आगे चल के वही डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस को हम लोग को पढ़ना है। बट अगर हम लोग एक इस तरह के फंक्शन को हमने कंसिडर किया और हमने कहा भैया कि देखिए कहीं ना कहीं से तो x वैल्यू आएगी, कहीं ना कहीं से y वैल्यू आएगी, तो x वैल्यू हमारी रियल नंबर से आ रही है और y वैल्यू भी अगर रियल नंबर से आ रही है तो हम लोग क्या कहते हैं, इट्स अ रियल फंक्शन। और फिर हमने इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया, हमने देखा कि भाई डोमेन रेंज कोडोमेन क्या है, एंड फिर हमने फर्दर ग्राफ पे थोड़ा एम्फेसिस किया और यहाँ से भी हमने देखने की कोशिश करी कि प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस इज डोमेन ऑफ द रिलेशन फंक्शन एंड प्रोजेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑन द वाई एक्सिस जो है वो भी रेंज ऑफ द फंक्शन है ना। सो देखिए रिलेशन वर्ड मुंह से गलती से निकल जाता है, लेकिन इट इज एंटायरली फंक्शंस दैट वी आर स्टडिंग। सो किसी भी बच्चे को रिलेशन और फंक्शन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक बात भी लिख देता हूँ कि ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस, अ फंक्शन इज ऑलवेज अ रिलेशन, अ फंक्शन कैन ऑलवेज बी अ रिलेशन। ठीक है, सो देखिए बहुत ध्यान से लिख देंगे, यहाँ पे सभी अपनी कॉपी में नोट करेंगे कि अ फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, तो इसलिए फंक्शन इज ऑलवेज रिलेशन, इज ऑलवेज रिलेशन, but reverse is not true, but reverse is not true, but reverse is not true। ठीक है ना, not all the relations are function। ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए तो अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थ्योरी काफी पढ़ चुके हैं हम लोग, ग्राफ डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन के बारे में मैंने आपको जिक्र किया ही है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग चलेंगे आगे चलेंगे। ठीक है, अब ग्राफ डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, ये तो मैं पढ़ा चुका हूं। फर्दर बढ़ते हैं, क्या है टॉपिक है वर्टिकल लाइन टेस्ट फॉर अ फंक्शन। ठीक है, अब देखिए वर्टिकल लाइन टेस्ट ना एक ग्राफिकल टेस्ट है। कैसा टेस्ट है भैया? ग्राफिकल टेस्ट है। आपको सिखाता हूं आगे चल के आपको, हालांकि हम सिखाएंगे कि ये एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है ना। सेंटर कहां पे है? ओरिजिन पे है। ओरिजिन समझ रहे हो? ओरिजिन मतलब 0 0, तो सेंटर 0 0 पे है और रेडियस कितनी है इसकी? 2 है। ठीक है, तो आपने एक सर्कल का है ना ग्राफ ड्रॉ कर दिया ना, एक सर्कल का ग्राफ ड्रॉ कर दिया आपने। ठीक है भैया, दिस इज x, दिस इज y, और आपने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये सर्कल का ग्राफ हो गया। अच्छा, अब ये ग्राफ हमने यहां पे प्लॉट कर दिया और ये भी आगे चल के आपको सिखाएंगे कि भाई ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे रेडियस 2 है और ये हमने सर्कल का ड्रॉ कर दिया। ठीक है, चलिए अब यहां से अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्या भैया? अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लिखते हैं तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए लिखते हैं हम लोग, राइट है क्या? सो वाई इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का जो इस पर्टिकुलर ग्राफ से रिलेटेड जो इक्वेशन है वो इक्वेशन ये है। ठीक है, अच्छा यहां पे आपने ऑब्जर्व किया कि यार x की वैल्यू को हम अगर चेंज करेंगे तो y की वैल्यू
चेंज होगी। यानी कि यहाँ पे एक बात समझ में ये भी आती है कि y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, तो y इज द फंक्शन ऑफ x, राइट। तो क्या हम लोग इस पर्टिकुलर इक्वेशन को क्या हम लोग कह सकते हैं, भैया देखो ना y x पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या ये पर्टिकुलर इक्वेशन को हम लोग फंक्शन घोषित कर सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन है, राइट। तो कहते हैं भैया, अब मैं इसके आपको दो आंसर दूंगा। मैं इसके आपको कितने आंसर दूंगा, दो आंसर दूंगा। पहले तो ग्राफिकल टेस्ट, वो कहते हैं कि भैया जितने भी ग्राफ होते हैं ना, वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन के ग्राफ हो, कई बार नॉन फंक्शंस ग्राफ भी हो सकते हैं। मेरी बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, हर ग्राफ एक फंक्शन का नहीं होता। कई बार जो ग्राफ हैं वो नॉन फंक्शन ग्राफ भी हो सकते हैं, जैसे ये है, और हम इसको फंक्शन क्यों नहीं कह पाएंगे ये भी बताऊंगा मैं आपको। सो ग्राफिकल टेस्ट में वो कहता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट कहता है कि इफ अ वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन at exactly one point, then it is a function, otherwise not. Then it is graph of a function, तब ये जो ग्राफ है वो एक फंक्शन का ग्राफ है, otherwise not, ठीक है, otherwise not। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी क्या, चलो जी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी जब हमने, तो हमने देखा कि यार ये तो 2 पॉइंट पे कट हो गया भाई मामला, और हमसे उसने क्या कहा है कि भैया इफ द वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ ऑफ फंक्शन एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट देन इट इज ग्राफ ऑफ द फंक्शन, अदरवाइज नॉट। अगर सिर्फ एक पॉइंट पे काटता तो हम लोग इसको फंक्शन बोलते है ना, तब हम लोग क्या बोलते हैं कि ये फंक्शन है और ये जो ग्राफ है वो ग्राफ ऑफ अ फंक्शन है, अदरवाइज नॉट। पर इसने ऐसा बोल क्यों दिया, इसके बाद थोड़ी सी तहकीकात करते हैं। तहकीकात ये हुई भैया कि देखिए बहुत ध्यान से आपको ये देखना है कि ये x की एक वैल्यू है और उस पर आपको y की 2 वैल्यू मिल रही है, यानी कि x की एक वैल्यू पे y की 2 वैल्यू मिलना घोर पाप, ये हो ही नहीं सकता। अरे बताया तो था, एक पॉइंट पे एक वैल्यू हो सकती है, 2 पॉइंट पे एक वैल्यू हो सकती है, बट एक पॉइंट पे 2 वैल्यू नहीं हो सकती। तो यहां पे x की एक वैल्यू पे y की 2 डिफरेंट वैल्यू आ रही है। आप सोचो, अगर आप x को खुद सोचो, यहां पे आप समझो, अगर आप x की वैल्यू लेट्स से आपने -1 लिया और x की वैल्यू आपने +1 लिया, दोनों ही जगह आपके पास क्या मिलेगा, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर आप x की वैल्यू 1 ही ले लेते हैं, चलो लेट्स से x की वैल्यू आपने 1 लिया, तो y इक्वल टू कितना होगा, +-4 - 1 दैट इज प्लस और माइनस √3। तो यानी कि आपको x की वैल्यू 1 पे एक बार y की वैल्यू √3 भी मिल रही है और -√3 भी मिल रही है। सो ये चीज़ अलाउड नहीं है ना भाई, फंक्शन में ये अलाउड नहीं है। ये अलाउड कब होती, जब x की है ना, जब x की एक वैल्यू पे राइट फंक्शन की एक ही वैल्यू होगी ना, y की एक ही वैल्यू होगी, राइट। ये अलाउड है, बट एक पॉइंट पे 2 वैल्यू अलाउड नहीं है। एंड दैट इज वाई उन्होंने बोला कि एक ही पॉइंट पे कट होना चाहिए। एक ही पॉइंट पे कट होता तो क्या होगा, मान के चलिए हमने ग्राफ को यहां से +- उड़ा दिया और सिर्फ प्लस रहने दिया, तो यहां से पता चलता है कि भैया y अब नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नेगेटिव नहीं हो सकता तो y जहां जहां नेगेटिव है वो वाला पोर्शन हटा दें। अब हम इसको फंक्शन घोषित कर सकते हैं, नाउ इट इज अ फंक्शन। अब ये फंक्शन है, क्यों फंक्शन है, नाउ इट इज अ फंक्शन। अब ये एक फंक्शन है, क्यों है फंक्शन, क्योंकि अब जो है इस वर्टिकल लाइन ने ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया है। अब कितने पॉइंट पे कट किया है, मात्र एक पॉइंट पे कट किया है, राइट। नाउ इट इज द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। क्लियर है क्या भैया, तो दोनों बातें आपको समझ में आई कि व्हेन a vertical line cuts the graph of a function at exactly 1 point, then we will see it as the graph of the function, and then the given equation will be called as function, otherwise not। ठीक है भैया, ये बात समझ में आ गई क्या, चलिए। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको नोट करिएगा प्लीज, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। क्लियर है, समझ में आ रही है बातें, बहुत बढ़िया।
चलिए तो फर्दर आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शन एल्जेब्राइक एंड नॉन एल्जेब्राइक फंक्शन। अब मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। अब मुझे ना सिर्फ क्वेश्चंस कराने हैं, मतलब कुछ रह नहीं गया है, 8 क्वेश्चन कराऊंगा और 8 में से मैं आपको अभी दिखा देता हूं। सो बेसिकली कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो तो हैं सिंपल, आपके सिंपल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं 4, फिर मेंस के क्वेश्चंस हैं 3 और एक है एडवांस का क्वेश्चन है ना 2020 का, ठीक है। सो बेसिकली मेरे को 8 क्वेश्चंस कराने हैं आज के लेक्चर में। अब मैंने सब कुछ कवर कर दिया, ठीक है। सो 4 बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, 3 मेंस के क्वेश्चंस करेंगे, एक एडवांस का क्वेश्चन करेंगे। नाउ अब बहुत ध्यान समझेंगे। अब सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम लोग जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई y इज द फंक्शन ऑफ x, राइट। कैसे, कब, y x पे डिपेंड करता है इसलिए y इज द फंक्शन ऑफ x। नाउ y x पे डिफरेंट तरीके से डिपेंड कर सकता है, और जितने डिफरेंट तरीके से y x पे डिपेंड कर सकता है उतने डिफरेंट तरीके से हम लोग फंक्शंस बना सकते हैं। अब वो सारे फंक्शंस जो हैं हमको पढ़ने हैं, राइट। उन सारे फंक्शंस को पढ़ना है, उन सारे फंक्शंस की डेफिनेशन को पढ़ना है कि भाई y x पे कैसे डिपेंड कर रहा है, और उनके ग्राफ पढ़ने हैं, उनके डोमेन, उनके रेंज और उनके ऊपर क्वेश्चंस, ये सब काम हमें करना है। तो सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में क्या क्या हम पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे और उनके ग्राफ, डोमेन, रेंज के क्वेश्चंस करेंगे। तो इसलिए क्लासिफाई करना फंक्शन को बहुत जरूरी है। सो एक वर्ड में लिखता हूं आईलेट, है ना। हालांकि इस वर्ड का सच कोई यहां मीनिंग नहीं है, बट इसका बहुत ही प्यारा मीनिंग है। जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, कैलकुलस पढ़ेंगे, तो वहां पे एक वर्ड आता है आईलेट, राइट। और इसका कुछ मीनिंग होता है, और आईलेट ही क्यों लिखा, इस ऑर्डर में क्यों लिखा, इसका भी एक मीनिंग होता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको सिखाएंगे। बट फिलहाल फंक्शन को क्लासिफाई करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, आई का मतलब होता है ITF, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो आपको एक पता चल गया कि भाई आई मतलब ITF, यानी कि हमको ITF भी पढ़ना है, और क्लास 12th में एक पूरा चैप्टर ITF के ऊपर। फिर लॉग फंक्शंस, है ना, तो अपने को लॉग भी पढ़ना है ना। लॉग वैसे तो लॉग पढ़ना ही है बेसिक मैथ्स के तौर पे, और वैसे लॉगरिथमिक फंक्शन के तौर पे भी पढ़ना है, ठीक है ना। सो ग्राफ, डोमेन, रेंज के क्वेश्चंस, है ना, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस, है ना, ये सब। फिर A फॉर एल्जेब्राइक फंक्शंस, ठीक है, तो एल्जेब्राइक फंक्शंस भी पढ़ेंगे। देन T फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी पढ़ने पड़ेंगे। एंड E स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। नाउ अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे भाई, ये अगर एल्जेब्राइक है तो डेफिनेटली जो बचा हुआ पार्ट होगा उसको क्या कहेंगे, उसको नॉन एल्जेब्राइक कहेंगे। नहीं आ रही बात समझ में? अगर ये वाली चीज एल्जेब्राइक है तो बची हुई चीज क्या होगी, नॉन एल्जेब्राइक होगी, राइट। तो ये तो नॉन एल्जेब्राइक फंक्शंस पढ़ेंगे हम लोग, नॉन एल्जेब्राइक फंक्शंस, ठीक है। सो नॉन एल्जेब्राइक फंक्शंस। नाउ एल्जेब्राइक फंक्शंस की बात करें अगर हम लोग, ठीक है। अब एल्जेब्राइक फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर भी बहुत सारे तरीके के फंक्शन आ जाएंगे, जैसे कांस्टेंट फंक्शन, राइट, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन, राइट, जैसे लीनियर फंक्शन, राइट, और जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन, राइट, एंड जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड जैसे क्यूबिक फंक्शन, राइट। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल के बाद अगर हम लोग बात करें रैशनल फंक्शन, फिर हम लोगों को इररेशनल फंक्शन, ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन टाइप्स, ठीक है। रैशनल में हम लोग स्पेसिफिकली रेसिप्रोकल फंक्शन भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन लीस्ट इंटीजर फंक्शन, देन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिग्नम फंक्शन, है ना, सिग्नम फंक्शन। तो हम लोगों को क्या करना है भैया, ये सभी फंक्शंस जो हैं हम लोग फंक्शंस के अंदर ही कवर कर लेंगे। और यकीन मानिए जब आप ये करेंगे और जैसे जैसे आप इसको करते चलेंगे, देखिए कुछ फंक्शंस तो ऐसे हैं जैसे ITF है,
अब ITF फंक्शन तो हम लोग ITF चैप्टर में ही कवर कर लेंगे, तो ये ITF चैप्टर में कवर हो जाएगा, ठीक है ना। बट जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में कवर कर लेंगे, ठीक है, राइट है। अच्छा, लेकिन लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमको अभी कवर करना पड़ेगा, और ये अलजेब्राइक फंक्शंस तो हमें टोटल कवर करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो बी रेडी फॉर दीज स्टडीज फॉर फंक्शन, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं ना। चलिए भैया फटाफट से क्वेश्चंस निपटाते हैं। पहला क्वेश्चन वो कह रहा है भैया कौन कौन से ग्राफ्स जो हैं वो ग्राफ ऑफ अ फंक्शन है। तो भाई एक वर्टिकल लाइन खींची हमने, इसने 2 पॉइंट पे काटा, तो ये तो फंक्शन का ग्राफ नहीं है। यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन खींची, इसने भी 2 पॉइंट पे काटा, ये भी फंक्शन नहीं है। हमने वर्टिकल लाइन खींची तो इसने तो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे काटा, तो ये फंक्शन का ग्राफ है। यहाँ पे देखेंगे तो हमने कहीं पे भी अगर लाइन खींची तो एक ही पॉइंट पे काट रहा है ना ग्राफ को, तो ये भी फंक्शन का ही ग्राफ है, ठीक है भैया। चलिए, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है, आगे चल के आपको पढ़ाएंगे भी। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पे अगर हम लोग वर्टिकल लाइन खींचते हैं तो देखिए ये लाइन और ये लाइन मल्टीपल जगह आप देखेंगे ना, आप बहुत ध्यान से देखो, जरा बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, एक लाइन खींच रहा हूँ ना, एक लाइन खींच रहा हूँ वर्टिकल, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इनफाइनाइट पॉइंट्स पे जो है ये ग्राफ को कट कर रहा है, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे, है ना। चेक करो भैया, ये जो ग्राफ है और वर्टिकल लाइन के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स जो है कॉमन है, यानी कि इनफाइनाइट पॉइंट्स पे काट रहा है, तो ये इट इज नॉट अ फंक्शन का ग्राफ। यहाँ पे एक ही पॉइंट पे काटेगा तो इट इज द फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है भैया। चलें आगे, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा भैया इफ ए सेट के अंदर अगर ए और बी है ना, ए सेट के अंदर कितना है भैया, 2 एलिमेंट्स हैं ए और बी, राइट, और बी सेट के एलिमेंट कितने हैं, 0, 1 और 2, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि जब मैं आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की जो जो एप्लीकेशन है, जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम लोग नंबर ऑफ रिलेशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं काफ़ी हद तक, नंबर ऑफ फंक्शंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन, राइट, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और पीएनसी का जो भी एप्लीकेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो भी एप्लीकेशन जहां जहां बन सकता है, जैसे पीएनसी हम मैट्रिक्स में अप्लाई कर सकते हैं तो वहां भी पढ़ेंगे। तो पीएनसी की ऑल एप्लीकेशंस जो हैं, जिस जिस चैप्टर में एप्लीकेबल है वो सारे हम आपको पीएनसी, है ना, पीएनसी एप्लीकेशन करके एक लेक्चर लेंगे और उसमें आपको सब कुछ कवर कराएंगे, ठीक है, ठीक है। तो जैसे आप कुछ बुक रेफर करोगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ रिलेशंस या नंबर ऑफ फंक्शंस के ऊपर जो है आपको कुछ कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, वो चीज़ें अभी आपको समझ में नहीं आएंगी। तो मेरे को ऐसे ऑर्डर में पढ़ाना ही क्यों है जो आपको चीज़ें समझ में ना आए, है ना। मुझे आप लोगों के लिए चीज़ें डिफिकल्ट नहीं करनी, आसान करनी है, दैट इज़ माई ड्यूटी, ठीक है। सो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अब ए सेट है और बी सेट है, ठीक है। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो, कह रहा है द नंबर ऑफ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। सो मैं ए से बी में कितने फंक्शंस बना सकता हूँ। तो देखिए मैं बहुत ही बेसिक अप्रोच लेके चलूँगा। जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो इसकी इमेज ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, मतलब हो कोई एक सकती है, बट ए के पास जो है वो कितनी चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं, राइट है। एंड जब मैं बी की बात करूँगा तो बी भी क्या कर सकता है, मान लो ए ने यहाँ पे इमेज बनाई तो बी यहाँ पे इमेज बना सकता है, 2 एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है, बी के पास भी अब क्या है, 3 चॉइसेस अभी भी हैं। तो इसका मतलब बी के पास 3 चॉइसेस हैं। सो इसका मतलब इसको भी इमेज बनानी है तो इसके पास 3 तरीके हैं, और इसको भी इमेज बनानी है, इसके पास भी 3 तरीके हैं। तो जब ये काम भी करना है एंड ये काम भी करना है तो हम लोग क्या कहते हैं भैया, फॉर एंड वी यूज मैथ मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो अगर ए काम 3 तरीके से हो सकता है एंड बी काम 3 तरीके से हो सकता है, तो ए एंड बी 3 × 3 वेज में होगा। सो डेफिनेटली विल बी हैविंग द 9 नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शंस वी कैन मेक,
ठीक है। सो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी कितने हो जाएंगे भैया, देयर विल बी 9 फंक्शंस, है ना, टोटल 9 फंक्शंस वी कैन मेक। ठीक है, क्लियर है क्या, है जी, जल्दी से बता दीजिएगा। चलिए अब यहां से हम लोग इसको जनरलाइज्ड भी कर सकते हैं, थोड़ा सा जनरलाइज कर सकते हैं। थोड़ा सा जनरलाइज कैसे कर सकते हैं कि भाई अगर हम लोग इस बात को यहाँ पे, जैसे हमने ये सीखी है बात, और हम अगर इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर लें कि मान के चलिए ए सेट के अंदर लेट्स से अगर हम लोग कहें कि भैया m एलिमेंट्स हैं और बी सेट के अंदर लेट्स से कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। अब अगर हम बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी कितने बना सकते हैं बच्चों हम लोग, क्योंकि हर एलिमेंट के पास n चॉइसेस हैं, राइट। तो ए के पास, A1 के पास भी n चॉइसेस हैं, A2 के पास भी n चॉइसेस हैं, और ऐसे करके हमको कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये m टाइम्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग n पावर m जो है डिफरेंट फंक्शंस बना सकते हैं। क्लियर है क्या। सो ऐसे हम लोगों ने इस पर्टिकुलर लर्निंग को थोड़ा सा जनरलाइज भी कर दिया, इज इट क्लियर टू एवरीवन, है ना। इसके पास भी n चॉइस है, इसके पास भी n चॉइस है, राइट, इसके पास भी n चॉइस है, सबके पास n चॉइसेस हैं। तो इसका मतलब जब सबकी इमेज बिल्डिंग करेंगे हम लोग तो उस टाइम पे पहले वाला n तरीके से कर सकता है एंड दूसरे वाला भी n तरीके से इमेज बना सकता है, और ऐसे टोटल m एलिमेंट्स हैं तो m टाइम्स ये काम हो रहा होगा। तो इसका मतलब वी कैन से n पावर m तरीके से हम लोग फंक्शंस बना सकते हैं। क्लियर है क्या। बाकी रेस्ट ऑफ द केसेस हम डेफिनेटली कहाँ पे डिस्कस करेंगे बच्चों, वी विल बी डिस्कसिंग द पीएनसी, है ना। पीएनसी में हम लोग एक लेक्चर करेंगे एप्लीकेशन ऑफ पीएनसी, ठीक है ना। और एप्लीकेशन ऑफ पीएनसी हम लोग मैट्रिक्स के अंदर, डिटरमिनेंट्स के अंदर, जहाँ पे भी पीएनसी को हम अप्लाई कर सकते हैं तो उस कैटेगरी में हम लोग उसको कवर करेंगे ना, स्पेशली तो नंबर ऑफ रिलेशंस एंड नंबर ऑफ फंक्शंस काउंट करने में। ठीक है भैया, क्लियर है क्या। चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे अगला प्रश्न, है ना, थर्ड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें। ओके, अब देखिए यहां पे फंक्शंस कई बार पीस वाइज डिफाइंड होता है ना, इनको बोलते हैं हम लोग पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, राइट। तो जब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन करेंगे तो काफी सारे फंक्शन पीस वाइज होते हैं, जैसे मॉडुलस फंक्शन पीस वाइज होता है, राइट है क्या, सिग्नम फंक्शन भी पीस वाइज ही होता है। सो ये कुछ फंक्शंस होते हैं जो टुकड़ों में डिफाइन होते हैं। टुकड़ों में किस तरीके से भैया, वो कह रहा है कि यार x का वैल्यू जब आप 0 से लेके 1 तक लोगे, राइट, तो आपका जो फंक्शन का डेफिनेशन है वो 4x + 3 है, और जब आप x की वैल्यू 1 से लेके 4 तक लोगे अगर आप, ठीक है ना, 1 से लेके 4 तक लोगे तो आपका फंक्शन का डेफिनेशन 6 - 2x है। तो अगर आपको बच्चों फंक्शन की वैल्यू हाफ पे चाहिए तो हाफ कहाँ बैठा भैया, हाफ तो कहीं ना कहीं यहाँ बैठेगा 0 और हाफ के बीच में। तो आपको क्या करना है, फंक्शन कौन सा इस्तेमाल करना है, 4x = 1/2। देखिए 4x = 1/2 आपका पास जो फंक्शन है, देखिए दिस इज fx वैल्यू एंड दिस इज x वैल्यू, सो फॉर x = हाफ वी हैव द फंक्शन इज 4x + 3। तो हम उस केस में x की वैल्यू हाफ रखेंगे कहाँ पे, जहाँ पे x की वैल्यू है ना, सो इट इज हाफ, ठीक है। सो ऐसे करके हम लोग फंक्शन की वैल्यू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट निकालते हैं ना। x की जगह हमने क्या रखा, हाफ, तो 4 × हाफ + 3 यानी कि 2 + 3 दैट इज 5। तो ऐसे करके हम लोग फंक्शन की वैल्यू एट सम पॉइंट निकाल देते हैं, ठीक है भैया। एंड इफ वी आर आस्क्ड कि भैया f2 भी निकालो, सो देखिए x = 2 पे अगर हम लोग बात करें तो फंक्शन एट x = 2 फंक्शन क्या है भैया हमारे पास, इट इज 6 - 2x। तो अगर हमसे f2 पूछा गया तो 6 - 2 × 2, तो यहाँ पे 6 - 2 दूनी 4, 6 में से 4 गया तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपको क्या सिखाया गया है, ये सिखाया गया है कि आपको सोचना कैसे है। आपको फंक्शन की वैल्यू हाफ पे पूछी थी और 2 पे पूछी थी, हाफ पे आपने ये वाला फंक्शन यूज किया और 2 पे आपने ये वाला फंक्शन यूज किया। तो जो फंक्शन जिस तरीके से जहां डिफाइंड है आप उसी तरीके से वैल्यू निकालते हैं। क्लियर है क्या, इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। दीज आर द रिलेटिवली इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और मेरे को बताएं कि क्या आंसर आएगा, है ना। मैं भी आप लोगों के लिए सॉल्व करता हूं। सो देखिए fa/b
अपॉन एफ बी बाई ए, ठीक है। अब देखिएगा एफ ए बाई बी का मतलब क्या भैया, देखो एफ तोता इक्वल टू तोता अपॉन तोता प्लस 1, तो एफ ए बाई बी भी कितना होगा कि भाई ए बाई बी अपॉन ए बाई बी प्लस 1, और एफ बी बाई ए कितना होगा बी बाई ए अपॉन बी बाई ए प्लस 1, ठीक है। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं उसी से आपको सारे के सारे सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे, राइट है क्या। सो ए अपॉन बी, बच्चों अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया ए प्लस बी अपॉन बी, तो बी से बी कट गया, ओके। फिर ये बी अपॉन ए और ये हो जाएगा बी प्लस ए अपॉन ए, नाउ ए से ए कट गया, राइट। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, ए अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी अपॉन बी प्लस ए। अब बी प्लस ए से ए प्लस बी भी कट गया, तो आंसर हमारे पास आ गया ए बाई बी। सो देखिए किस तरीके से हमारे पास आंसर क्या आ गया, ए बाई बी आ गया। क्लियर है क्या भाई, आपको बात क्लियर है क्या, जल्दी से बता दीजिए प्लीज, ठीक है। वेरी 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 गुड, ठीक है। चले क्या आगे, चले क्या, चलिए। अब जब आप इतना फंक्शन का वैल्यू निकालना सीख ही गए हैं तो आइए आपके सामने प्रस्तुत करते हैं यह प्रश्न, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको, ये जेईई मेंस 2019 में पूछा गया है, आपको सिंपली क्या करना है, वो कह रहा है फंक्शन की वैल्यू है log बेस ई 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब log को देख के घबराइए नहीं, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, f ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि जैसे ये वाला क्वेश्चन था एग्जैक्टली ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही निहायत ही ईजी क्वेश्चन है। अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, अगर आप f ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे तो खुद सोचिए, जहां जहां पे देखिए f तोता इक्वल टू log 1 माइनस तोता अपॉन 1 प्लस तोता, सो f ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट, जहां जहां पे x है, जहां जहां पे x है वहां वहां पे आप 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखेंगे, ठीक है, ठीक है। जहां जहां पे x है आप वहां पे ये लिखेंगे। आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, मान के चलिए थोड़ी देर के लिए आपने इसको t बोल दिया, तो जहां जहां पे आप देखो ना, अगर आप ft निकालोगे तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे आप t लिखोगे कि नहीं लिखोगे, तो भी आप इस चीज को ऐसे फील कर सकते हो, ठीक है, तो भी आप इस चीज को ऐसे फील कर सकते हो, ठीक है। अब आप देखिएगा f ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल कम आउट एज log बेस e, ठीक है। दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x एंड दिस इज 1 है ना, और ये कितना हो जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया। नाउ अब राइट साइड में यही क्वांटिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, इट इज 1 माइनस, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, क्या हम इसको 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और क्या मैं नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, यानी कि टेक्निकली मैं इसको लिख सकता हूं log बेस ई 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, राइट है क्या। और स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी होती है log की कि log m पावर n इज n log m, है ना। प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, log की प्रॉपर्टीज जो है क्या होती है, log m पावर n इज n log m, ठीक है। दैट मीन्स बच्चों log m पावर n कितना हो जाएगा, इट इज 2 log बेस e 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। एंड बच्चों एग्जैक्टली आप बहुत ध्यान से देखो कि जो क्वांटिटी आप लाना चाह रहे थे, अब देखो ये क्वांटिटी तो fx ही है, यानी कि ये पूरी क्वांटिटी तो fx ही है, इट मीन्स 2 इंटू fx। तो देखो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू fx। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, आप खुद सोचो एक बिगिनर बच्चा इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेगा, बिगिनर बच्चा। तो सोचो, जब इमेजिन द सिचुएशन कि जब आप एक्सपर्ट हैं, आपने 5000 प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, देन दिस क्वेश्चन इज पीनट भी नहीं कहूंगा मैं इसको मैं बोलूंगा जीरा, दिस इज जीरा फॉर यू, ठीक है। सो सिंपली फंक्शन दिया हुआ था, आपको f ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकालना है, राइट है। आपने सिंपल वैल्यू पुट करी, इसको सॉल्व किया, log m पावर n n log m लिखा, और ये जो फंक्शन है दिस इज तो इटसेल्फ fx, ये तो वापस से fx है, चेक कर लो।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, चले भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले क्या? चलिए चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 2022 में छठा क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है जेईई मेंस में। ठीक है, तो देखते हैं। हालांकि क्वेश्चन में बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, तो समटाइम्स बहुत सारा डेटा या तो क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट बना देता है या बहुत ही ज़्यादा इजी बना देता है ना। सो देखते हैं क्या कह रहा है कि लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी सच डेट एफ वन एफ माइनस टू एफ थ्री सच डेट दिस एंड एफ जीरो एफ वन एफ माइनस टू एफ थ्री इक्वल टू 14 देन लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट। तो सिंपल फंक्शन की वैल्यूज दे रखी हैं और फिर लैम्डा पूछा है। सो देखिए F1 बराबर 3 का मतलब क्या है बच्चों? F1 बराबर 3 का मतलब क्या है कि अगर x की वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे ना, क्योंकि एग्जैक्टली फंक्शन हमारा क्या है, ये है। सो इट इज a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है बच्चों? 3 है। ठीक है, अच्छा फिर f माइनस 2 की बात करें हम लोग, सो माइनस 2 का स्क्वायर 4a माइनस का 2b प्लस का c बराबर आपका लैम्डा आ गया। और f3 कितना है? 3 3 9 a प्लस 3b प्लस c बराबर कितना आ गया भैया? 4 आ गया। अच्छा वो क्या कह रहे हैं ऑल्सो, कह रहा है f0 प्लस f1 f माइनस 2 f3 इक्वल टू 14। तो f0 कितना होगा भैया? इट इज 0 0 c, तो c प्लस f1 कितना है? ऑलरेडी 3 दे रखा है, प्लस f माइनस 2 इज ऑलरेडी लैम्डा दे रखा है, और f3 जो है उसकी वैल्यू 4 दे रखी है ना। दिस टुगेदर मेक्स द 14। ये 4 इक्वेशंस दे रखी हैं और 4 ही अननोन है। जिंदगी में एक बात ध्यान रखें कि भाई अगर n नंबर ऑफ अननोन्स है, क्या है भैया? n नंबर ऑफ अननोन्स है। सो n नंबर ऑफ अननोन्स के लिए एटलीस्ट n इक्वेशंस चाहिए सॉल्व करने के लिए। एटलीस्ट कितनी इक्वेशंस चाहिए बच्चों? एटलीस्ट n इक्वेशंस चाहिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, यहां से लैम्डा प्लस सी का वैल्यू तो कितना हो गया भैया? 4 और 3 7 है ना, तो 14 में से 7 गए 7। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 ही अननोन थे और कम से कम हमें 4 इक्वेशन चाहिए और 4 इक्वेशन हमको गिवन है। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो ये हो गई। अब हमसे पूछा गया लैम्डा। अब देखिए लैम्डा निकालने के लिए हमको सी चाहिए, सी मिल गया तो हमारा लैम्डा मिल जाएगा, दैट इज इट। ठीक है, या फिर हमको सी और लैम्डा में एक और रिलेशन मिल जाए, या तो ऐसा हो जाए। अब सी और लैम्डा में एक और रिलेशन तब हो सकता है जब हम ए और बी को एलिमिनेट कर दें। ठीक है, सॉर्ट ऑफ। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, लेट्स से ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई और ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें पॉज लेना पड़ेगा ये देखने के लिए कि यार हम लोग लैम्डा को इफेक्टिवली कैसे निकाल सकते हैं। या तो हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, ओके 9। ठीक है, एलिमिनेट कर सकते हैं कि किसी चीज़ को, ओके देखिए अगर बहुत ध्यान से देखेंगे अगर, तो सेकंड इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन जो है अगर हम करें तो 4 में से 9 गया, या यह काम करते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन घटाते हैं, तो 9 में से 4 गया तो 5 है, और 3b माइनस माइनस 2b यानी कि 5b, और c से c गया खत्म, इट इज 4 माइनस लैम्डा। और यहां पे a प्लस बी का वैल्यू आप 4 माइनस लैम्डा अपॉन 5 लिख सकते हैं। ठीक है, बट ये क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए ना। ठीक है, तो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, एक मतलब एग्जैक्टली एकदम से इस पॉइंट पे पहुंच जाएं, है ना, थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है। सो a प्लस बी का वैल्यू 4 माइनस लैम्डा अपॉन 5, और यही वैल्यू अगर हम लोग पुट इन इक्वेशन 1 कर दें, तो अगर हम लोग इक्वेशन 1 में डाल दें, तो अब इक्वेशन 1 में डाल दिया तो इसका मतलब 4 माइनस लैम्डा अपॉन 5 और प्लस c इक्वल टू 3। नाउ c की वैल्यू हम लोग यहां से लिख सकते हैं 7 माइनस लैम्डा। तो देखिएगा यहां पे अब क्या हो गया, 4 माइनस लैम्डा अपॉन 5 प्लस c की वैल्यू 7 माइनस लैम्डा। अब आप लैम्डा निकाल सकते हैं बड़े प्यार से। कैसे होगा भैया? इट इज 4 माइनस लैम्डा और प्लस 5 सत्ते 35 माइनस का 5 लैम्डा इज इक्वल टू 5 दिया 15। सो भैया यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6 लैम्डा, और 35 और 5 40, उधर जाके माइनस का 40। सो माइनस का 40 और 15, ठीक है, सो कितना हो जाएगा भैया? 15 माइनस 39, सॉरी 40 नहीं, 15 माइनस 39। तो यानी कि वी कैन राइट माइनस का 6 लैम्डा इज इक्वल टू 9 में से 5 गया 4 और 3 में से 1 गया 2। सो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है ना, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन मैं मानता हूं थोड़ा सा
इजी से ऊपर है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। बट अगर आप टेक्निकली देखो तो हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं इसके अंदर, हम सिर्फ फंक्शन की वैल्यूज निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो स्टार्टिंग से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चलो ठीक है नंबर ऑफ फंक्शंस हमने कैलकुलेट किए, यहाँ पे भी फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोगों ने फंक्शन की वैल्यू निकाली। फंक्शन की वैल्यू निकालते निकालते ये जेईई मेंस का 2019 का इजी सा क्वेश्चन हमारे से सॉल्व हो गया। और फंक्शन की वैल्यू निकालते निकालते हम ये भी कर सकते हैं। तो देखिए कभी तो लेवल अप करना ही पड़ेगा ना, ठीक है ना। और आप समझिए जब आपको सॉल्यूशन समझ में आ जा रहा है तो इसका मतलब आप उस क्वेश्चन को टेक्निकली सॉल्व करने के लिए भी कैपेबल थे। यही भाई, यही सारी बातें मैं अगर 10वीं क्लास के बच्चे को समझाऊं तो उसको नहीं समझ में आएगा। तो समझ रहे हो, जब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको समझ में आने लगे तो यानी कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लायक बन गए हैं अब, ठीक है ना। तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे ऐसा कुछ आपको इक्वेशन सॉल्व करने में, फंक्शन की वैल्यू निकालने में कुछ प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से घर से ट्राई करिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। फर्दर अब लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं हमारे पास, है ना। एक मेंस का क्वेश्चन है और एक एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। चलें क्या आगे, चलिए स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास, दिस इज अ क्वेश्चन अगेन, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं फंक्शन की वैल्यू एट अ पॉइंट की बात कर रहे हैं। सो ये भी क्वेश्चन वैसा सा ही है, ठीक है। आइए जरा देखते हैं। इट्स अ रिलेटिवली इजी क्वेश्चन और ये काफ़ी पॉपुलर भी है, तो इसलिए एडवांस में अगर ये आ भी गया होगा तो बच्चों ने बहुत जल्दी कर दिया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग हर किताब में मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग 3-4 साल में वो पूछ ही लेते हैं ना, डिफरेंट तरीके से। तो यहाँ पे फंक्शन कितना है भैया, इट इज फंक्शन इज 4 पावर x अपॉन 4 पावर x प्लस 2। अच्छा, इस क्वेश्चन का रियल मैग्नीट्यूड की अगर हम लोग बात करें, रियल डिफिकल्टी की, तो हमको ऐसा लगता है यार कि यार f की वैल्यू 1/40 पे निकालना है तो यार 4 की पावर 1/40, क्योंकि बच्चा तो ऐसे ही सोचता है ना यार, बच्चा तो सिर्फ एक ही नज़रिए से सोचता है यार, पहले तो मैं 4 की पावर 1/40 कैसे निकालूं, फिर इसको जोड़ना भी है, फिर इसको डिवाइड भी करना है, और ऐसे करके मेरे को भाई 39 वैल्यू तो ये हो गई और एक वैल्यू वो हो गई, 40 वैल्यू निकाल के जोड़ घटा करना, भाई मेरे से नहीं होगा ये क्वेश्चन। और ऐसे वो एनालाइज कर लेते हैं कि जेईई एडवांस बहुत हार्ड है, ठीक है। हार्ड तो है लेकिन इतना हार्ड नहीं है कि, ठीक है, क्योंकि हमने ना गलत तरीके से जज कर लिया, ठीक है। हमने डिफरेंट तरीके से समझने की कोशिश ही नहीं करी और डिफरेंट तरीके से देखने की कोशिश ही नहीं करी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, तो जेईई एडवांस बेसिकली देखिए हार्ड तो है, लेकिन अगर आप इसको इजी करना चाहते हैं तो आपको मोर एंड मोर एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब आप एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में जो एक ट्रिक यूज़ हो रखी है, जो एक टेक्निक यूज़ हो रखी है, जो एक लॉजिकल अप्रोच यूज़ हो रखी है, वो कहीं ना कहीं आपको एडवांस में फ्यूचर में भी काम आएगी, मतलब जो अपकमिंग एग्जाम होगा आपका। और ऑल्सो एडवांस के अंदर जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, जो सीखते हैं, वो कहीं ना कहीं मेंस में भी उसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। सो अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है, खैर यहाँ पे जो अच्छी अप्रोच क्या है उसको देखते हैं। सो बेसिकली f1/40, अब मुझे एक चीज़ देखने को मिली, ये f1/40 है और f39/40 को मैं क्या लिख सकता हूँ, राइट, यहां से ऐसे लिख सकता हूं। सो कहीं ना कहीं मुझे ये क्लू मिला कि यार अगर ये x है तो ये 1 - x है। तो मैंने कहा यार ठीक है, एक बार फंक्शन का वैल्यू 1 - x पे भी देखता हूं, क्या पता इन दोनों का जोड़ 0 ही हो जाए, और जोड़ 0 हो जाएगा तो भैया ऐसे इधर इधर से जोड़ के जो पेयर्स हैं उनको जोड़ के मैं 0 करता चला जाऊंगा। या फिर मान के चलो ये पेयर का जोड़ जो है 2 आ जाए, तो ऐसे ही मैं सारे पेयर्स उठा के 2 को बार बार जोड़ता चला जाऊंगा, राइट है। तो इसलिए मेरे को f1 - x का आइडिया चाहिए था, और अगर f1 - x का आइडिया चाहिए था तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया भैया, इट इज़ 4 और 4 पावर 1 - x अपॉन 4 पावर 1 - x प्लस 2, ठीक है। सो f1 - x कितना हो जाएगा, गौर से देखेंगे तो 4 अपॉन 4 पावर x, ठीक है, क्योंकि 1 - x है ना तो पावर अपॉन में चली जाएगी, तो इट इज़ 4 अपॉन 4 पावर x प्लस 2। सो इट्स को फर्दर अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, सो 4 + 2 × 4 पावर x अपॉन 4 पावर x। सो यहाँ पे ख़त्म हो गया, और अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो f1 - x फर्दर क्या आ जाएगा, इट इज़ 4 अपॉन 4 + 2 × 4 पावर x, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 अपॉन 2 + 4 पावर x, ठीक है। 2 से ऊपर नीचे कॉमन लेके हमने काट दिया। सो यानी कि f1 - x की वैल्यू इन शॉर्ट में कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा। एक बार इतनी जानकारी को नोट करिए, प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो f1 - x इन शॉर्ट में मैंने क्या लिख दिया भैया
कि ये तो यार 2/2 + 4 पावर x है। अब देखिए यहाँ पे अच्छी बात ये है कि डिनोमिनेटर सेम है, तो जोड़ने में मजा आएगा। जोड़ने में क्या मजा आएगा, fx/f1 - x, वो तो हमें जोड़ना है ही, ये तो हम सोच के ही बैठे हैं। तो 4 पावर x + 2 और ऊपर भी 4 पावर x + 2 आ जाएगा, ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को हम ऐड कर देते हैं। सो ये तो 1 हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। तो इसका मतलब इसका और इसका सम 1 हो जाएगा। सो टेक्निकली अब इस क्वेश्चन को आप देखिए जरा, बहुत ध्यान से देखिएगा, यही तो लॉजिक है ये क्वेश्चन का, यही तो लॉजिक है। अब तो ये क्वेश्चन 1 रुपए का भी नहीं रहेगा ना, कितने रुपए का, 1 रुपए का भी नहीं रहेगा। सो f1/40 राइट प्लस f2/40 प्लस f38/40 राइट, और प्लस f39/40 राइट, माइनस f1/2। अब जरा बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे। सो देखिए इसका और इसका सम 1 है और इसका और इसका सम 1 है, और ये कब तक चलेगा, लास्ट पेयर कौन सा होगा, लास्ट पेयर होगा, देखो लास्ट पेयर कौन सा बनेगा, f19 39 का, देखिए 39 टर्म्स है ना, ये 39 का हाफ 19.5 है ना। सो 19/40 और प्लस f21/40, ये लास्ट पेयर होगा, ये लास्ट पेयर हमको 1 देगा। सो यानी कि 1 हमको टेक्निकली 1 से लेकर 19 तक लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब टेक्निकली क्या हो गया, अच्छा ये हमको क्या देगा, इसका मतलब f20 तो काउंट नहीं हुआ, सो f20/40 यहाँ बाहर रह जाएगा, और माइनस f1/2, तो ये दोनों तो कट गए, f1/2 से तो कट गए। अच्छा ये 1 हम कितनी बार जोड़ रहे हैं बच्चों, लास्ट पेयर जो है 19 तक पहुंचा है, तो बेसिकली हम लोगों को ये 19 टाइम्स जोड़ना है, एंड 19 टाइम्स जोड़ा तो हमारे पास कितना आ गया, 19 आंसर आ गया। सो दिस विल बी द 19 इज द आंसर, राइट। वही चीजें जो हम अब तक करते आ रहे थे सभी क्वेश्चंस में, फंक्शन की वैल्यू निकालने का कॉन्सेप्ट था, राइट। बट यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकालने का ही क्वेश्चन है, बट थोड़ा डिफरेंट अप्रोच से, ठीक है ना, आ रही बात समझ में। तो पॉपुलर क्वेश्चन था, हर कोई कभी ना कभी करता ही है, तो आपने आज कर लिया, ठीक है ना। और अगर आपने आज कर लिया तो अभी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कभी भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो इट्स अ वेरी गुड कंसेप्चुअल क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम ही फंक्शन पूछ लिया है और सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। वहां 2020 में एडवांस में पूछा, 2023 में मेंस में पूछ लिया। अब तो क्वेश्चन आसान है ना आप लोगों के लिए, अगर आपने कंसेप्चुअली पिछले क्वेश्चन में लर्न किया है तो अब तो आसान हो गया। चलिए सो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो कुछ कुछ चीज़ें क्या क्या मिलती हैं, जैसे fx = 2^2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2^2 बेसिक मैथ से ये 2^2 x + 2, दैट मीन्स 4x/4 x + 2, ठीक है ना। एक तो भैया ये हो गया आपके पास फंक्शन, ठीक है। अच्छा एक चीज क्या भी देखने को मिल रही है कि अगर दिस क्वांटिटी इज x देन दिस क्वांटिटी इज 1 - x। भाई सर्टेनली f 2022/2023, ठीक है ना, और 2022/2023 किसके इक्वल होगा, f1 - 1/2023 के इक्वल होगा। सो इफ दिस इज x देन दिस इज डेफिनेटली 1 - x। अच्छा इस केस में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फंक्शन है, तो हमको एक चीज समझ में भी आती है, क्योंकि पीछे हमने अभी रिसेंटली सॉल्व किया कि फंक्शन का वैल्यू एट x प्लस फंक्शन का वैल्यू एट 1 - x कितना है, 1 है। अगर हम लोग पीछे नहीं भी सॉल्व करते तो हमको ये दिख जाता कि भैया x और f1 - x कुछ तो रिलेशन आएगा, या तो 0 आएगा वैल्यू, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, कुछ तो आएगा। अब ये रिसेंटली हमने प्रीवियस क्वेश्चन में 1 निकाला ये वैल्यू, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यार fx प्लस f1 - x कोई तो सिंपल वैल्यू देगा, तभी उसने इतनी कॉम्प्लेक्स वैल्यू हमसे पूछी है, राइट, तभी उसने इतनी कॉम्प्लेक्स वैल्यू हमसे पूछी है। अब स्टूडेंट्स जब ये बात आपको समझ में आ गई तो अब एक बात कह सकते हैं कि देखिए ये और ये का सम 1 होगा, राइट। अच्छा फिर ये और ये का सम कहीं ना कहीं 1 होगा। अब ये 1 कितनी बार जुड़ेगा, तो कितनी बार जुड़ेगा बच्चों, अब देखिए टोटल 2022 टर्म्स हैं, तो इवन नंबर है। देखिए अगर ऑड होता है तो हमारे पास क्या होती है, अगर मान के चलिए टोटल ऑड टर्म्स होती, राइट है, तो हमारे पास क्या होता भैया, पेयर्स कितने आते हैं हमारे पास, पेयर्स कितने आते हैं हमारे पास, टेक्निकली ऑड में से 1 घटा के डिवाइडेड बाय 2,
इतने नंबर ऑफ पेयर्स आते हैं हमारे पास, ठीक है ना। फिर वो एक एलिमेंट जो है हमको बाहर मिल जाता, ठीक है, जैसे वहाँ पे भी प्रीवियस क्वेश्चन में मिला था F20/40 हमको बाहर मिल गया था। लेकिन अगर टोटल इवन है, सो इवन के केस में तो क्या है भैया, हमको एग्जैक्टली इवन बाई टू करके हमको पेयर्स मिल जाएंगे ना, नंबर ऑफ पेयर्स। सो यानी कि यहाँ पे तो हमारे को कितने नंबर ऑफ पेयर्स मिल जाएंगी, 2022 टर्म्स है, 1 से लेके 2022 तक है। सो 2022/2 यानी कि टोटल हमको कितनी पेयर्स मिलेगी, 1011 पेयर्स मिलेगी। और हर पेयर जो है हमको 1 दे रहा है, तो यानी कि अगर 1 को आप 1011 बार जोड़ोगे तो 1011 ही तो मिलेगा भैया आपको। सो इसका मतलब आंसर इज 1011 विल बी द करेक्ट आंसर। सो ऐसे करके द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पे 2 अच्छे बड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन जो है साबित हुआ होगा, और आपने फंक्शन को बहुत ही बखूबी तौर पे जो है अच्छे से पढ़ाई आपने की होगी। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से फंक्शन समझ में आया होगा, चाहे फंक्शन एज अ रिलेशन हो, चाहे फंक्शन एज अ रूल ऑफ डिपेंडेंसी हो, और चाहे वर्टिकल लाइन टेस्ट हो, क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शन हो, डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ द फंक्शन हो, और चाहे भले ही फंक्शन की वैल्यू निकालना एट अ सर्टेन पॉइंट, और फंक्शन की वैल्यू एट सम पॉइंट पे भी कॉम्प्लेक्स कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो है वो भी आपको कराए गए हैं फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और अब आके मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके लिए थोड़ा आसान हुआ होगा, ठीक है ना। तो जो भी आपका फीडबैक होगा प्लीज़ कमेंट में शेयर करिएगा, सो दैट कि हम लोग आपके जितने भी कंसिस्टेंट फीडबैक्स हैं उनको अपकमिंग लेक्चर्स में एम्बेड करके जो है बेस्ट पॉसिबल लेक्चर्स आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच, सी यू वेरी सुन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन गुड बाय एंड लव यू ऑल। यू कैन डाउनलोड द नोट्स ऑफ पर्टिकुलर लेक्चर फ्रॉम द विद्यावाइज ऐप एंड गोइंग टूवर्ड्स द फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन, एंड वहाँ पे जाके आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।